गुड इवनिंग एवरीवन, माय नेम इज भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश क्लास में। आज की क्लास के अंदर मैं आपको करवाने वाली हूं अगेन टॉप 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके लिटरेचर वाले सेगमेंट के। ये पूरा वीक मैंने आप लोगों को लिटरेचर के काफी सारे क्वेश्चंस जो है प्रीवियस ईयर पेपर्स से निकाल के सॉल्व करवाए हैं। आज की ये जो क्लास है वो भी इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है बच्चों। और अब नेक्स्ट वीक से हम आपके लिए अनसीन पैसेज और जो ग्रामर वाला पोर्शन होता है उसके भी ऐसे ही सेक्शन के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर्स के लेके आएंगे, ठीक है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले आप सभी बच्चों को मैं बताना चाहूँगी कि MVSAT, भाई मैं ना जेन्युइनली ये बात बोल रही हूँ, मैंने लाइव क्लास ली, उसके अंदर भी मैंने देखा, ठीक है। MVSAT का एक लिंक डाला हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। मेरा बस आप लोगों से ये कहना है कि आपको एक बार उस लिंक पे जाके क्लिक करना है और आपको वो फॉर्म जो दिया हुआ है ना, एक बार के लिए वो फॉर्म फिल करना है। मैं अभी के अभी आप लोगों को बताऊंगी कि यार इसका इंपॉर्टेंस क्या है और आप लोगों को ये फॉर्म क्यों फिल करना चाहिए। स्पेशली जब आप 9th क्लास के अंदर हो, आपको ये बहुत ही बड़ा एक अपॉर्चुनिटी मिल रहा है जिसको आपको फायदा उठाना चाहिए। इसमें तो आपका पैसा कुछ भी नहीं लग रहा है, ये तो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ही तो फ्री है। इसमें तो आपको 1 रुपया भी नहीं देना है। तो पहली बात ये है क्या, ये मेगा वेदांतु स्कॉलरशिप एडमिशन टेस्ट है। इस टेस्ट से आप चैंपियन बन सकते हो, नेशनल चैंपियन बन सकते हो। कहने का मतलब क्या है कि यार 4th, 5th, 11th और 12th अक्टूबर को आप लोगों का ऑफलाइन सेंटर्स पे एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा। सिर्फ आप बच्चों को ये वाला स्कॉलरशिप टेस्ट देना है और कुछ नहीं। आपके लिए बहुत सारे अमेजिंग प्राइजेस वगैरह सब कुछ वेदांतु जो है वहां पर अरेंज करवा रहा है। आप मोबाइल फोन्स जीत सकते हैं, आप बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जीत सकते हैं। लेकिन इन सभी चीजों से हटके आप वेदांतु के कोर्सेज पर 100% का स्कॉलरशिप जीत सकते हो। अगर आप सोचिए, आप लोगों के लिए वेदांतु के जो एक्सपर्ट टीचर्स हैं उनका कोर्स आपको बिल्कुल फ्री मिल जाए सिर्फ एक टेस्ट देने से, तो ये तो होना नहीं चाहिए कि आपको सिर्फ एक बार अप्लाई करके टेस्ट देने से भी डर लग रहा है। तो इसमें तो कुछ वैसे भी कोई फॉर्म की फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जो फॉर्म दिया हुआ है ना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर दो। जैसे ही उस पर क्लिक करोगे वहां से तुम्हारा क्या हो जाएगा, वहां से तुम्हारा फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके अंदर तुम्हारा नंबर मांगेगा, OTP मांगेगा, वो OTP डाल देना। और जैसे ही वो नंबर और OTP आप लोग डाल दोगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा। उसके अंदर आपके थोड़े बहुत डिटेल्स मांगे जाएंगे कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आप कहाँ पर रहते हो, आपका नियरेस्ट सेंटर वगैरह क्या पड़ेगा। ये सारी चीजें जो है वहां पर पूछ ली जाएंगी एंड दैट्स इट। इतने में आप वहां से सारी चीजें देख भी पाओगे कि कौन सा सेंटर मेरा है, मेरे आसपास में ऑफलाइन सेंटर कौन सा है जहां जाके मैं एग्जाम दे सकता हूँ, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि आप लोगों को इसका फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अक्सर जो है क्या पता सच में आप लोगों को एक फ्री कोर्स मिल जाए, आपको 1-on-1 काउंसलिंग और सारा स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री मिल जाए। सिर्फ एक टेस्ट देने से आप लोगों की कितनी हेल्प हो सकती है, ठीक है। अब तक वेदांतु जो है वो अप टू 100% स्कॉलरशिप और वेदांतु कोर्सेज दे ही रहा है, प्लस वो 150 करोड़ वर्थ ऑफ स्कॉलरशिप ऑलरेडी दे चुका है। सो कितने सारे बच्चों ने ऑलरेडी इसका फायदा उठा लिया है एंड 2 करोड़ वर्थ ऑफ कैश प्राइजेस भी यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं मिलेगा। ऑफलाइन सेंटर्स पे जाके आपको एग्जाम देना पड़ रहा है। हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम ऑनलाइन एग्जाम ले रहे हैं, ऑफलाइन एग्जाम ले रहे हैं। जाओ सेंटर पे जाके एग्जाम दो और अपनी स्कॉलरशिप जीत लो। इतना सा करना है सिर्फ आप लोगों को। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो मैं चाहती हूं कि अभी की अभी एक बार आप क्या करें, वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन जो है ना, कमेंट सेक्शन में डिस्क्रिप्शन में लिंक डला हुआ है, बस लिंक पे जाके क्लिक कर दो और इसका फॉर्म भर दो। दैट्स इट, इतनी सी बात है। अब शुरू करते हैं आज की इस क्लास को, जिसके अंदर हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है कंप्लीट सेक्शन सी के यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहला पैसेज हमें क्या दिया हुआ है, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है हमें। यहाँ पर क्या है क्वेश्चन, Here Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop wood. The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. Sergey hurried into the dining room. From its windows, one could see the wood shed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed.
Olga glared wrathfully at her companion, shoved him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. ये पूरा एक एक्सट्रैक्ट आप लोगों को दिया हुआ है. क्वेश्चन देखिए क्या है. Which of the following is not a reason why the beggar agreed to go and chop wood in the woodshed? इनमें से कौन सा एक रीजन नहीं है? He was hungry and wanted to work. वो भूखा था और काम करना चाहता था. He was physically fit and eager to toil. वो फिजिकली बिल्कुल फिट था और काम करने के लिए बिल्कुल रेडी था. He had been trapped in his own words या he was motivated by pride and shame. तो सिंपल सी बात है कि उसको कोई भी मन नहीं था काम करने का, तो वो फिजिकली फिट और ईगर फॉर टॉयल था. ये रीजन नहीं है, नॉट अ रीजन. अब हम ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अक्सर क्या करते हैं, हम ऐसे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में अक्सर यही गलती कर जाते हैं कि हम ये जो नॉट वाली चीज है ना बच्चों, इसको बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं. तो ये ही हमें ध्यान से देखना है, बट हमारा आंसर पूरा गलत हो जाएगा. अगला क्वेश्चन, व्हाट वर द फिजिकल एंड इमोशनल कंडीशंस ऑफ द बेगर दैट बिकेम अपैरेंट एज ही हेडेड टू द वुडशेड? अभी क्या थी फिजिकल और इमोशनल कंडीशंस बेगर की कि वो बिल्कुल मतलब एज ही बिकेम अपैरेंट, यू नो, एज ही हेडेड टू दी वुडशेड, जब वो मतलब वो फिजिकल कंडीशंस कैसे उसकी दिखने लगी थी जब वो वुडशेड की तरफ आगे बढ़ रहा था. उसकी फिजिकल और इमोशनल कंडीशंस क्या थी? सो द बेगर्स फिजिकल कंडीशन वाज अनहेल्दी. सबसे पहला पॉइंट हम क्या लिखेंगे कि बेगर की जो फिजिकल कंडीशन थी वो अनहेल्दी थी एंड वीकेंड ड्यू टू एल्कोहल कंजम्पशन, और बिल्कुल भी वो फिट नहीं था क्योंकि वो बहुत ज्यादा एल्कोहल कंज्यूम किया करता था. एंड ही शोड नो इंक्लिनेशन फॉर लेबर, और उसका कोई भी मन नहीं था किसी भी तरीके की मेहनत करने का. राइट. इमोशनली ही फेल्ट ट्रैप्ड एंड रिलक्टेंट ड्यू टू हिज प्राइड एंड शेम, और उसको बिल्कुल इमोशनली जो है हम कह सकते हैं कि वो ट्रैप्ड फील कर रहा था, रिलक्टेंट फील कर रहा था उसकी प्राइड और शेम की वजह से. राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द फॉलोइंग डिस्क्रिप्शन ए टू सी, तीनों पढ़ने हैं हमको, एंड आइडेंटिफाई विच वन करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड्स टू द एक्सट्रैक्ट, कि कौन सा इसमें से बिल्कुल करेक्टली कॉरेस्पॉन्ड करता है एक्सट्रैक्ट से. द बेगर विलिंगली वेंट टू द वुडशेड ईगर टू फाइंड वर्क, करता है क्या? The beggar reluctantly went to the woodshed due to pride and shame. Sergi observed the scene from a window detached from the situation. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्लियरली हमें दिख रहा है corresponding, that beggar reluctantly, उसको बिल्कुल मन नहीं था फिर भी वो woodshed में गया due to pride and shame, प्राइड और shame के कारण. हाँ या ना बताओ, yes or no? Yes. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, put yourself in Olga's shoes. How would you handle the situation with the reluctant beggar who has been asked to chop wood? Explain your approach. कह रहे हैं कि भाई अपने आप को ना ओल्गा के जूतों में डाल के देखो, ओल्गा के शूज में अपने आप को डाल के देखो. हाउ वुड यू हैंडल द सिचुएशन, आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करते विद द रिलक्टेंट बेगर, इस रिलक्टेंट बेगर के साथ जो सिचुएशन है, हु हैज बीन आस्क्ड टू चॉप वुड, जिसे लकड़ी काटने के लिए बोला गया है. एक्सप्लेन योर अप्रोच. अब आपको क्या करनी है, अपनी अप्रोच जो है यहां पर एक्सप्लेन करनी है कि आप लोगों की जो अप्रोच होती वो क्या होती. देखो, I would approach the reluctant beggar with empathy, acknowledging his condition. तो मैं भाई empathy दिखाता उसके साथ, उसकी situation को समझने की कोशिश करता, acknowledging his condition, उसकी condition को समझने की कोशिश करता, offering support and suggesting alternatives, और फिर मैं उसे support करता, ठीक है, और उसको alternatives देता कि भाई ये कर सकता है, ये कर सकता है, prioritizing compassion over anger. ठीक है, तो दया दिखाना ज्यादा बेटर है गुस्सा दिखाने के कंपैरिजन में. कौन है जो मुझे बार बार फोन कर रहा है? चलिए स्टार्ट करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, रीड द एक्सट्रैक्ट. एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉल था, आई एम सो सॉरी. रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोड. एक्सट्रैक्ट पढ़ना है और फिर हमें क्वेश्चन के आंसर करना है. हैज अ स्नेक एवर कॉइल्ड इटसेल्फ राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी? A full-blooded cobra. All of us fell silent. The question came from the homeopath. The topic came up when we were discussing snakes. We listened attentively as the doctor continued with his tale. It was a hot summer night, about 10 o'clock. I had my meal at the restaurant and returned to my room. I heard a noise from above as I opened the door. The sound was a familiar one. One could say that the rats and I shared the room. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. The house was not electrified. It was a small rented room. I had just set up a medical practice and my earnings were meager. I had about 60 rupees in my suitcase.
along with some shirts and dhotis. I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. कौन से चैप्टर से है? The snake and the mirror चैप्टर से है. तो वो कह रहे हैं कि क्या कभी किसी सांप ने आपको चारों तरफ से लपेटा है ना, राउंड एनी पार्ट ऑफ योर बॉडी, कोई भी पार्ट आपकी बॉडी का ऐसा जहां पे उसने आपको जकड़ लिया हो. अ फुल ब्लडेड कोबरा, एक बिल्कुल प्रॉपर बड़ा कोबरा. यू नो, ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. तो हम सारे क्या हो गए, एकदम शांत हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. ये सवाल किया था होम्योपैथ ने. टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक, और ये टॉपिक निकल कर आया जब हम स्नेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे. सो वी लिसनड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल, और हमने बहुत ही ध्यान से सुना जब डॉक्टर ने अपना ये पूरा कहानी हमको सुनाया. सो एक गर्मियों की रात की बात है, 10 बजे थे. मैं अपना खाना खा के, ठीक है, रेस्टोरेंट में और अपने रूम में वापस आ रहा था. मैंने कुछ आवाज़ सुनी ऊपर से. तो आप कह सकते हो जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला वो आवाज़ बहुत ही ज़्यादा फेमिलियर आवाज़ थी. कैसे? वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. तो अभी कोई कह सकते हो, आप सिंपल आराम से कह सकते हो कि भाई मैं और रैट्स जो हैं वो सेम रूम शेयर कर रहे थे. आई टुक आउट माई बॉक्स ऑफ मैचेस एंड लाइटेड द कैरोसिन लैम्प ऑन द टेबल. तो मैंने क्या किया, अपना मैचेस, अपना वो मैचेस का बॉक्स लाया और मैंने कैरोसिन लैम्प को जलाया. तो गरीबी है ना, बिल्कुल टपक रही है इसके इस डिस्क्रिप्शन से. द हाउस वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, इट वॉज अ स्मॉल रेंटेड रूम. लाइट वाइट नहीं थी, छोटा सा किराए पे लिया हुआ कमरा था. आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस एंड माई अर्निंग्स वर मी आएगा. तो अभी मैंने मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट की और मेरी जो अर्निंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम है. सो आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. तो मेरे सूटकेस में कितने थे? मात्र 60 रुपये. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज, कुछ शर्ट्स और धोतीज के साथ. आई ऑल्सो पोजेस्ड वन सॉलिटरी ब्लैक कोट विच आई वॉज देन वेयरिंग. और मेरे पास एक सॉलिटरी ब्लैक कोट भी था जो उस समय मैंने पहना हुआ था. राइट, चलिए तो देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो क्या कहता है. वो कहता है विच आइटम फ्रॉम द डॉक्टर्स पोजेशन, कि कौन सा आइटम डॉक्टर के पोजेशन में से वॉज पर्टिकुलरली लिमिटेड ड्यूरिंग दैट टाइम. वो पर्टिकुलरली लिमिटेड था उस समय पर, एज मेंशन्ड इन द पैराग्राफ. मनी, शर्ट्स एंड धोतीज, ब्लैक कोट या कैरोसिन ऑयल. क्या चीज थी जो पर्टिकुलरली लिमिटेड थी? बोलो. ब्लैक कोट लिखा हुआ है ना यहाँ पर. क्या क्या था उनके पास बताइए? एक ही था, वो उसी को पहनते रहते थे वो बार बार, है ना. आई हैड अबाउट 60 रुपीज इन माई suitcase along with some shirts and dhotis. I possessed one solitary, एकमात्र काला कोट था जो मैंने उस समय पहन रखा था. चलिए, what inference can you draw from the homeopath's way of narrating the incident? अभी inference as in क्या conclusion आप draw कर सकते हो from the homeopath's way of narrating the incident. जो homeopath का तरीका था इंसिडेंट को नरेट करने का, समझाने का, बताने का, उससे आप क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो? द डॉक्टर्स स्टाइल. अब जो डॉक्टर का तरीका था क्या करने का, कंक्लूजन ड्रॉ करने का, वॉज इनफॉर्मल, पर्सनल एंड डिस्क्रिप्टिव. इनफॉर्मल था, पर्सनल था और डिस्क्रिप्टिव था. एक एक बताया. मेरे पास एक धोती थी, मेरे पास इतने पैसे थे, मेरे पास ऐसे कमरा ऐसा था, वहां पे लैंप नहीं था, मतलब लाइट नहीं थी, सब उन्होंने बताया, है ना. इट प्रोवाइडेड इंसाइट इनटू हिज फाइनेंशियल सिचुएशन. जब हमने ये चैप्टर पढ़ा तो हमें पता चल गया कि फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छा नहीं है जनाब का. हिज कंफर्ट विद हिज लिविंग कंडीशंस एंड हिज अटेंशन टू डिटेल. अभी उनका कंफर्ट है ना, उनके लिविंग कंडीशन से पता चल रहा था, और उनका अटेंशन टू डिटेल, और जो छोटी छोटी चीजों पर वो ध्यान दिलवा रहे थे, हमारा भी डिस्क्राइब कर रहे थे जिस तरीके से सीन को, वो सब हमें देखने के लिए मिलता है. द होम्योपैथ प्रोवाइडेड विविड एंड स्पेसिफिक डिटेल्स अबाउट द टाइम, सेटिंग एंड हिज एक्शंस. तो बहुत ही क्लियर डिटेल्स उन्होंने हमें दिया, स्पेसिफिक डिटेल्स उन्होंने अपनी सेटिंग का, कि किस तरीके का कमरा था, कैसे चूहे आ जा रहे थे, कैसे लाइट वगैरह नहीं थी. ठीक है. दिस अटेंशन टू डिटेल हेल्प्स द रीडर विजुअलाइज द सीन. और जब इस तरीके की कोई भी चीज दी जाती है ना, तो उससे रीडर क्या कर पाता है, सीन को विजुअलाइज कर पाता है. अब हमारे दिमाग में, मेरे दिमाग में जो प्रॉपर एक इमेज बन गया कि कैसा उसका कमरा रहा होगा, वो कैसा रहा होगा. राइट. एंड फील मोर इमर्स्ड इन दी नैरेटिव. और मैंने अपने आप को ज्यादा उस कहानी के अंदर डूबा हुआ पाया. चलिए पढ़िए अगला क्वेश्चन. हम थोड़ी सी चाय ले लेते हैं. एक तो आप लोगों की क्लास भी इस टाइम पे होते हैं ना कि बस ऐसे लगता है चाय पीते रहें, क्लास लेते रहें. Why is it fair to say that the doctor's house was not electrified, possibly due to his financial conditions?
अब ये कहना जायज क्यों होगा कि डॉक्टर का जो घर है वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, पॉसिबली वहां पे लाइट वाइट नहीं थी। क्यों? क्योंकि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो अच्छी नहीं थी। सो द डॉक्टर हैड जस्ट स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस, डॉक्टर ने अभी अभी अपना ये मेडिकल प्रैक्टिस स्टार्ट किया है। हिज अर्निंग्स वर देयर फॉर मियागो, और इसीलिए उनकी जो कमाई है वो बहुत तुच्छ है, ठीक है। सो ही लिव्ड इन अ स्मॉल रेंटेड रूम, और इसीलिए वो एक छोटे से किराए के घर में रहते हैं, विच वॉज नॉट इलेक्ट्रिफाइड, जिसमें बिजली भी नहीं है। इट प्रोजेक्टेड हिज नॉट सो गुड इकोनॉमिक कंडीशन, और इससे उनकी एक बहुत ही बेकार, है ना, जो इतनी अच्छी नहीं थी फाइनेंशियल कंडीशन, उसका पता चलता है। Therefore, it can be one of the reasons for his room being not electrified, और इसीलिए ये एक रीजन हो सकता है कि उनके कमरे के अंदर लाइट जो है वो नहीं थी, ठीक है। Which phrase would correctly substitute just set up in the given sentence from the extract? कौन सा फ्रेज यहां पर करेक्टली सब्सटीट्यूट करेगा just set up? इसको हटा के अगर हमें कुछ और लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? I had just set up a medical practice and my earnings were meager. ऑप्शंस देखो, रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड, रिसेंटली ओपन, जस्ट फाउंडेड। बताओ कौन सा वाला आंसर आप कर सकते हो इनमें से, बताइए। देखो सीधी सिंपल सी बात है कि भाई अभी अभी उसने क्या किया था, अभी अभी उसने जस्ट फाउंडेड तो नहीं हो सकता, ऑप्शन नहीं हो सकता ना। रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड, अभी अभी स्थापित किया था, या रिसेंटली ओपनड, अभी अभी खोला था, या फिर जस्ट फाउंडेड। बताओ। रिसेंटली स्टार्टेड, एक्चुअली मैं जस्ट सेट अप, आई हैड जस्ट सेट अप एन मेडिकल प्रैक्टिस एंड माय अर्निंग्स वर लो, तो हम बोल सकते हैं कि रिसेंटली ओपनड, राइट, मेडिकल प्रैक्टिस एंड माय अर्निंग्स वर, भाई ओपनड एज इन शुरू किया है या एस्टैब्लिश किया है, तो दोनों ही ठीक है। वैसे तो इसका मतलब होता है कि जस्ट स्टार्टेड, अभी अभी मैंने शुरू की है, तो वो यहां पर होना चाहिए आई हैड जस्ट सेट अप अ मेडिकल प्रैक्टिस, मैंने अभी अभी एक मेडिकल प्रैक्टिस जो है वो स्टार्ट किया है, तो मतलब ओपन किया है, शुरू किया है, इस तरीके से आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चन फॉर एनी वन ऑफ द टू गिवन, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। क्या है एक्सट्रैक्ट? And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. कहाँ से है? Road not taken से लिया हुआ है। कहाँ से लिया हुआ है? Road not taken से लिया हुआ है। क्या कह रहे हैं? And both that morning equally lay in leaves, no step had trodden black. Oh, I kept the first for another day. अब यहां पर कह रहे हैं कि भाई दोनों ही सड़कें मेरे सामने थी, इक्वली लग रहा है कि हम जा सकते हैं, बेटर क्लेम दे रही हैं वो हमें, दोनों ही ऐसी है कि दोनों पे जाया जा सकता है, ठीक है। इन लीव्स, दोनों पे पत्ते ही पत्ते हैं, नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, और किसी पे भी अभी तक कोई चला नहीं है। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो मैंने पहली वाली जो सड़क थी उसको कभी बाद में आके ट्राई करूंगा उसके लिए छोड़ दिया। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, ये जानते हुए कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब आप किसी एक रास्ते पे चल पड़ते हो तो फिर एक रास्ते से आगे रास्ते निकलते जाते हैं। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, राइट। तो देखो बोथ रेफर्स टू, बोथ क्या है यहां पर? दोनों रोड्स है, चॉइस है ना, चॉइस है, रोड्स है। सो द टू रोड्स दैट ले इन फ्रंट ऑफ द पोएट, ये वो दो सड़कें हैं जो पोएट के सामने हैं। व्हाट इज द सेंट्रिक आइडिया ऑफ द गिवन स्टैंजा? तो सेंट्रल आइडिया बेसिकली इस वाले स्टैंजा का सेंट्रल आइडिया आपसे पूछ रहे हैं, क्या है? द पोएट क्राफ्टिली फोकस्ड ऑन द फैक्ट दैट इन रियल लाइफ, बहुत बढ़िया तरीके से वो इस फैक्ट पर फोकस करते हैं कि असल जिंदगी में वंस वी चूज एन ऑप्शन वी ऑट टू मूव अहेड। जब हम कोई एक ऑप्शन चुन लेते हैं ना, तो फिर तो हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना पड़ता है, उसी के कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, जिसकी वजह से हम फिर कोई और रास्ता चुनते हैं विद दैट ऑप्शन, एंड वी नेवर गेट अ चांस टू कम बैक, और इसीलिए हमें वापस से कभी भी एक चांस नहीं मिलता आने का कि हम अब दूसरा वाला रास्ता चुन सके। सो द एंटायर स्टैंजा रिवॉल्व्स अराउंड द फियर ऑफ मिसिंग आउट एन अपॉर्चुनिटी, और इसीलिए पूरा स्टैंजा जो है वो इसी चीज के चारों तरफ रिवॉल्व करता है कि कभी भी आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए।
मुझे लगता है कि मुझसे बेटर ये चीज़ कोई नहीं जान सकता था। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन करके आई थी और मेरे हाथ में कोई भी जॉब नहीं था, तो मैंने सोचा कि अभी घर बैठने से तो कुछ नहीं होगा, तो बीएड कर लेते हैं। तो मैंने बीएड के लिए फॉर्म भर दिया और मैं बीएड कॉलेज में एडमिशन ले लिया। उसमें ही मैंने सोचा कि अभी सारा कौन ही कॉलेज इतना जाता है, तो मैंने सोचा कि अपन ना अभी स्कूल वगैरह की कोई जॉब देख लेते हैं, थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मिल जाएगा। तो मैं जॉब्स वगैरह रोजाना अखबार में देख ही रही थी इधर उधर। इतने में क्या हुआ, मेरी फ्रेंड है वो काम करती है एक जगह पे, तो वहां पर कोई इंग्लिश पढ़ाने के लिए वैकेंसी निकली थी। तो उसने मुझे ऐसे ही बोल दिया कि यार देख, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई है, तू आजा ट्राई करके देख ले और इतना इतना पेमेंट मिलेगा तेरे को और तू आजा। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो एक बार तो मम्मी ने मना किया कि नहीं अभी तो वापस से आई है मेरे पास रहने के लिए, अब तू वापस से मतलब जाएगी, तू यहीं रह के कुछ देख लेना। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैं मतलब इतना सीरियस थे नहीं तब जॉब वगैरह के लिए। फिर मेरी फ्रेंड ने क्या किया, उसने मेरे पापा को कन्विंस किया। उसने अंकल आपको पता है कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि पता है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, तो उसको क्या लगा कि इसी बहाने हम दोनों मिल लिया करेंगे, समझे आप, कि इसी बहाने हम फिर से एक हो जाएंगे, ये उसको लगा। तो उसने पापा को बढ़िया तरीके से कन्विंस कर लिया। मेट्रो में जा रहे थे, पापा उसको ड्रॉप करके आ रहे थे, तो उसने कर लिया कि अंकल देखो ऐसे ऐसे, और अगर परमानेंट हो गई ना तो फिर इतना सैलरी हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। पापा ने मम्मी को कन्विंस कर लिया। मम्मी ने बोला ठीक है बेटा, ट्राई करके देख ले, अच्छी बात है। अपन तो ठीक है, बहुत खुश, शॉपिंग वॉपिंग कर ली, चले गए पहले दिन ऑफिस। वहां से मेरा ये वाईटी वाला जर्नी शुरू हुआ। मैंने 3 महीने वहाँ पे इंटर्नशिप की, फिर मैं परमानेंट हुई, फिर मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट किया, एंड देन मैंने फिर 5 साल उधर काम किया, और तब से मेरा ये यूट्यूब का जर्नी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ। सो दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी, है ना। वो अगर मैं छोड़ देती उस टाइम पे, नहीं ध्यान देती, पापा ना बोलते, फ्रेंड ना बोलती, मम्मा ना बोलती, मैं आज वैसे ही नॉर्मल पता नहीं क्या कर रही होती। सो दिस इज द थिंग कि आपको जब जो अपॉर्चुनिटी मिलती है ना, अब आपको उसका उस टाइम पे फायदा उठाना चाहिए, चाहे थोड़ा सा आपको मतलब लगे कि नहीं यार ऐसा कैसे होगा, बट कर लो, बढ़िया हो जाता है, राइट। सो व्हाट इज द इमोशन दैट द पोएट एक्सप्रेसेस इन द गिवन लाइंस। क्या इमोशन है जो पोएट एक्सप्रेस कर रहे हैं इन लाइंस के अंदर। रिमोर्स, एंगर, कंटेंट, सॉरो। क्या फील कर रहे हैं वो, रिमोर्स फॉलो कर रहे, रिमोर्स फील कर रहे हैं, एज इन कौन सी वाली सड़क चुनूं, कोई बात नहीं आज ये वाली चुन लेता हूं, इधर आके कभी बाद में ट्रैवल कर लूंगा, वो वाली फीलिंग है। Why does the poet doubt his coming back? Explain in 40 words। कि आखिरकार पोएट जो है वो अपना कमिंग बैक क्यों पॉइंट आउट कर रहे हैं, यहाँ पे क्यों डाउट कर रहे हैं वो कि मैं वापस नहीं आ पाऊंगा इसी सड़क पे। क्यों डाउट कर रहे थे बेटा, वो इसलिए डाउट कर रहे थे क्योंकि ये ही होता है, एक रास्ते से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा। सो इट इज इम्पॉसिबल टू कम बैक, है ना, एंड ट्राई द अनदर वे, बिकॉज आपका लाइफ का बहुत सारा समय जा चुका होता है, आप पता नहीं किस सिचुएशन के अंदर होते हो कि अब पॉसिबल नहीं है, इसीलिए जब जो मन करता है तब वो कर लेना चाहिए। ऐसा बोला जाता है कि जब जब सोचते हैं तब सोचते हैं, नहीं 20 के बाद, 30 के बाद, 40 के बाद, 50 के बाद, बट नहीं ब्रो, आज मतलब आज, अभी मतलब अभी। The poet harbored uncertainty about his return, as he was aware that embarking upon his selected path would eventually guide him towards different crossroads। अभी कह रहे हैं poet जो है harbored uncertainty about his return, तो उन्होंने यहाँ पर clearly बोला कि यार वापस तो मैं नहीं आ पाऊंगा, uncertainty देखने के लिए मिली, ठीक है। as he was aware that embarking upon his selected path, कि एक बार जब मैं चढ़ गया, एक रास्ता ले लिया मैंने, ठीक है, would eventually guide him towards different crossroads, और वो मुझे आगे ले जाके और 2 चौराहों पर खड़ा कर देगा, 2 राहों पर खड़ा कर देगा, जहां से मुझे फिर से चूज करना पड़ेगा। This would take him to a distance, ठीक है, so great from the initial road that return would be unattainable, और ये जो है ये ही सफर उसको इधर से काफी दूर ले जाएगा, जहां वापस आना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। नेक्स्ट, इसको हम करेंगे बाद में, ठीक है। ये वाला करते हैं। आंसर एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस इन अबाउट 40 to 50 वर्ड्स। तो आपको क्या करना है, कोई 4 आंसर करने हैं, ठीक है। 5 क्वेश्चंस दिए हैं 40 to 50 वर्ड्स के अंदर। व्हाट वाज आइंस्टीन्स थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टीन की थ्योरी क्या है रिलेटिविटी की।
In 1905, in his first published letter on special theory of relativity, अभी 1905 में उनकी जो पहली published letter था, उनका जो पहला special theory of relativity पे, आइंस्टीन wrote that, आइंस्टीन ने लिखा that time and distance are not accurate, कि जो time और distance है वो accurate नहीं है, E is equal to mc square वाला. In fact, two perfectly accurate clocks will not show the same time. कि अगर मान लीजिए दो घड़ी और दो घड़ियों के अंदर आपने बिल्कुल सेम टाइम दिखाया हुआ है, इफ दे कम टुगेदर अगेन आफ्टर अ जर्नी, और अगर वो एक यात्रा करने के बाद वापस से आती हैं सेम जगह, वन ऑफ देम हैड बीन मूविंग फास्टर देन द अदर, और अगर वो जर्नी ऐसी थी कि एक दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा तेज ट्रैवल कर रही थी, तो दोनों में टाइम डिफरेंस होगा. सोचिए आप, ठीक है. हाँ, तो वो बोल रहे थे कि वो सेम टाइम शो नहीं करेंगे अगर वो एक जर्नी से वापस आती है और एक ने ज्यादा तेज ट्रैवल किया है दूसरे के कंपैरिजन में. Who all does the poet remember while listening to the rain? Write your answer in the context of the poem Rain on the Roof. कह रहे हैं Who all does the poet remember? किन किन को पोएट जो है वो याद करते हैं while listening to the rain, जब वो रेन को सुन रहे हैं. Write your answer in the context of the poem Rain on the Roof. आपको आपका आंसर लिखना है Rain on the Roof पोएम के कॉन्टेक्स्ट में. बताइए, बताओ. देखो, while listening to the rain, जब वो बारिश की आवाज सुन रहे हैं, the poet remembers, तो कवि याद करते हैं, his mother who used to put him to bed every night, उनकी माँ को जो उन्हें हर रात सुलाया करती थी, and then used to look at him lovingly, और फिर उनको बहुत ही प्यार से देखा करती थी जब वो सोते थे. He also remembers his siblings, और वहीं पर वो अपने भाई बहन को भी याद करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the reaction of अब्दुल कलाम's father? अब्दुल कलाम के पिताजी का क्या रिएक्शन था when he wanted to leave home, जब वो घर छोड़कर जाना चाहते थे? What was his mother's reaction? और उनकी माँ का क्या रिएक्शन था? तो माँ तो अपने बच्चे से दूर नहीं जाना चाहती थी, पर पिता ने बोला कि भाई तुमने इसे जन्म जरूर दिया, ये जरिया है, तुम्हारे जरिए आया है, पर तुम अपने विचार इस पर नहीं थोप सकती हो, है ना. तो प्यार करो इसको, कोई बात नहीं है, बट रोक नहीं सकती हो. तो वही बोला उन्होंने कि अब्दुल कलाम्स फादर गेव हिम हिज परमिशन ग्लैडली. अभी अब्दुल कलाम जी के पिताजी ने तो उनको आराम से बिल्कुल परमिशन दे दिया कि कोई बात नहीं मेरे बच्चे, तू जा, जो करना कर. बट हिज मदर वॉज अ लिटिल वरीड, लेकिन उसकी मम्मा थोड़ी सी चिंता में थी. एट दिस, इस पर हिज फादर टोल्ड हर, उसके पापा ने उसकी मम्मा को बोला दैट कि अ चाइल्ड इज लाइक अ सीगल. बोले बच्चा ना सीगल जैसा होता है. ही कोटेड खलील गिब्रन टू कलाम्स हेजिटेंट मदर. He said that, उसने कहा once children have their own thoughts, एक बार जब बच्चे के खुद के विचार हो जाते हैं ना, thus highlighting the need to let go, तब हमें उसे जाने देना चाहिए, तब हमें उसे पकड़कर नहीं रखना चाहिए. ठीक है. Why did the policeman not allow the westerners to enter the temple? अभी जो पुलिस वाला था वो वेस्टर्नर्स को टेम्पल के अंदर अलाउ क्यों नहीं कर रहा था? The priests allowed only Hindus, जो प्रीस्ट थे ना वो केवल हिंदू लोगों को ही अलाउ कर रहे थे टेम्पल में आने का. द वेस्टर्नर्स वोर सैफ्रन क्लोथ्स एंड स्ट्रगल्ड टू गेट एन एंट्री इन द श्राइन. उन्होंने ना सैफ्रन क्लोथ्स पहने हुए थे और उनको स्ट्रगल हो रहा था, वो एंट्री नहीं ले पा रहे थे मंदिर में, बट दे फेल टू डू सो. ठीक है. The policeman did not allow a party of saffron-clad Westerners to enter the temple because वो भगवा कपड़े पहने हुए जो आए थे. ठीक है. Because क्योंकि he was not convinced that they were Hindus, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई वो हिंदूज नहीं हैं. Only Hindus were allowed to enter the temple, क्योंकि केवल हिंदू लोग ही टेम्पल के अंदर आने के लिए उनको ही परमिशन था और किसी को परमिशन नहीं था. What kind of days and nights are there in the Northland? अभी किस तरीके के दिन और रात होते हैं नॉर्थलैंड के अंदर? बताओ. 6 महीने का गैप होता है ना. इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ नॉर्थलैंड, अभी नॉर्थलैंड में ना बहुत ज्यादा ठंड होती है, बहुत ही ज्यादा ठंड होती है. सो द डेज आर वेरी शॉर्ट एंड द नाइट्स आर वेरी लॉन्ग. तो जो दिन होते हैं वो बहुत शॉर्ट होते हैं और जो रातें होती है वो बहुत लंबी होती है. क्लोजनेस टू द नॉर्थ पोल मेक्स द नाइट्स एक्सीडिंगली कोल्ड, और क्योंकि वो नॉर्थ पोल के बहुत ज्यादा पास है,
इसीलिए वो उन रातों को और भी ज्यादा ठंडा बना देता है और अनकंफर्टेबल बना देता है। द पीपल इन द नॉर्थलैंड आर नॉट एबल टू स्लीप थ्रू आउट द नाइट, और लोग जो है जो नॉर्थलैंड में रहते हैं वो पूरी पूरी रात बच्चों सो नहीं पाते हैं, बिकॉज क्योंकि द नाइट्स आर इंटेंसली कोल्ड, क्योंकि बहुत ही भयंकर ठंडी रातें होती हैं, एंड मच लॉन्गर देन द डेज, और भाई दिन से बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। क्या होती हैं? दिन से बहुत ज्यादा लंबी होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डिस्क्राइब द स्ट्रेंज बिलीफ ऑफ जॉन्जी, डिड इट कम आउट टू बी ट्रू, राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लीफ। उन्होंने बोला डिस्क्राइब करो द स्ट्रेंज बिलीफ ऑफ जॉन्जी। जॉन्जी का स्ट्रेंज बिलीफ, क्या मानना था जॉन्जी का, क्या बिलीफ था, उसने क्या सोच लिया था अपने दिमाग में। डिड इट कम आउट टू बी ट्रू, और क्या वो सच था। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द लास्ट लीफ। लास्ट लीफ वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में लिखना है। देखो, द स्ट्रेंज बिलीफ ऑफ जॉन्जी वॉज दैट शी वुड डाई वंस द लास्ट लीफ ऑन द क्रीपर वुड फॉल। अभी उसका एक अजीब सा मानना था, वो ये कि ये जो आखिरी पत्ता है ना, जैसे ही गिर जाएगा वैसे ही मैं मर जाऊंगी। जॉन्जी केप्ट ऑन काउंटिंग द रिमेनिंग लीव्स, और जॉन्जी जो है वो लगातार क्या करती रही, बचे हुए लीव्स जो है उनको काउंट करती रही। ठीक है, ऑन द आईवी क्रीपर आउटसाइड हर विंडो, जो एक आईवी क्रीपर बेल थी आईवी की, उस पर जो पत्ते लगे हुए थे हवा की वजह से वो उड़ रहे थे, और वो काउंट करी थी कि भाई आखिरी पत्ता जब गिर जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। नो, हर स्ट्रेंज बिलीफ डिड नॉट कम ट्रू एज द लास्ट पेंटेड लीफ डिड नॉट फॉल, और नहीं, उसका ये अजीब सा स्ट्रेंज जो बिलीफ था वो सच नहीं हुआ, क्योंकि आखिरी लीफ नहीं गिरी, पेंट कर दी थी पेंटर ने, है ना, एंड इसीलिए उसको जीने की एक उम्मीद जगी, और इस तरीके से पेंटर ने अपना एक मास्टरपीस भी बना दिया, लेकिन अपने आप को सैक्रिफाइस भी कर दिया, किसी की जान बचा ली अपनी आर्ट से। Whom all did the author feel grateful to after getting his cat? Write your answer in the context of a house is not a home. कह रहे हैं कि भाई कौन थे, whom all did the author feel grateful, किन किन लोगों को लेकर ऑथर ग्रेटफुल फील कर रहे थे। ठीक है, आफ्टर गेटिंग हिज कैट, जब उन्हें अपनी बिल्ली वापस मिल गई। राइट योर आंसर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ हाउस इज नॉट अ होम। अब आपको अपना आंसर लिखना है किस कॉन्टेक्स्ट में, अ हाउस इज नॉट अ होम वाले चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट में। देखो, आफ्टर गेटिंग हिज कैट द ऑथर फेल्ट ग्रेटफुल टू हिज लाइफ। अपनी बिल्ली मिल जाने के बाद ऑथर को बहुत ही आभारी फील होता है, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर। हिज न्यू फ्रेंड्स, अपने नए फ्रेंड्स, द काइंडनेस ऑफ द स्ट्रेंजर, और उस स्ट्रेंजर ने जो काइंडनेस दिखाई उसको लेकर, एंड हिज बिलवेड पेट कैट। ही वॉज बैक टू नॉर्मल लाइफ, अब वापस से उसकी आम जिंदगी शुरू हो गई थी। ही वॉज ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग नाउ, और अब वो सबको लेकर काफी ज्यादा ग्रेटफुल था, आभारी था, एंड बहुत ज्यादा खुश भी था क्योंकि उसकी कैट जो है वो वापस आ गई थी। हाउ डिड द मदर डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर। कैसे माँ जो है वो डिस्ट्रैक्ट करती है अपने बच्चे का दिमाग टॉय सेलर से। कैसे डिस्ट्रैक्ट करती है बच्चों, बताओ, बताइए। देखिए, द चाइल्ड रैन टू अ टेम्पल, इट वॉज क्राउडेड विद पीपल। अभी बच्चा जो है टेम्पल की तरफ भागा, है ना, और इट वॉज क्राउडेड विद पीपल, वो वहां पे पूरा लोग ही लोग थे, बहुत भीड़ थी। अ मैन इन द क्राउड हर्ड हिज क्राई, एक आदमी ने क्या किया, उसका आवाज सुना। ही लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, और उसने उसको अपनी गोदी में उठाया। ही ऑफर्ड टू बाय हिम अ गार्लैंड, और उसने उसको क्या बोला कि मैं एक फूल की माला खरीद देता हूं तुझको, बलून्स खरीद देता हूं, कुछ स्वीट्स खरीद देता हूं। द मदर डिस्ट्रैक्टेड द चाइल्ड्स माइंड फ्रॉम द टॉय सेलर बाय पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड फील्ड, और जो माँ थी उसने डिस्ट्रैक्ट किया बच्चे का दिमाग फ्रॉम द टॉय सेलर से, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फ्लावरिंग मस्टर्ड सीड, किसकी तरफ पॉइंट करते हुए, वो मस्टर्ड सीड, खेतों की तरफ पॉइंट करते हुए। द चाइल्ड वॉज अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ द फील्ड, और बच्चा जो है वो काफी ज्यादा अट्रैक्टेड फील करने लगा उस खेतों की खूबसूरती से। एंड ही बिगैन टू रन आफ्टर द कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज, और फिर वो कलरफुल ड्रैगन फ्लाइज के पीछे पीछे दौड़ने लगा। Evelyn's determination to overcome her disability has made her a source of inspiration for deaf children. अभी एवलिन का जो डिटर्मिनेशन था कि भाई मैं तो अपनी ये जो डेफनेस है ना,
इसको अपनी ये जो डिसेबिलिटी है ना इसको ओवरकम करके ही रहूंगी, ठीक है। हैज मेड हर अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, तो वो कहीं ना कहीं इंस्पिरेशन बन गया उन डेफ बच्चों के लिए, एक्सप्लेन करना है हमें। तो जब वो एवलिन को देखते थे ये सब करते हुए तो उन बच्चों को लगता था यार ये कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। जेन्युइन सी बात है ना, बहुत सी बार ऐसा होता है कि हम बाकी लोगों को देख के इतना ज्यादा इंस्पायर फील करते हैं कि यार अगर ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, मतलब हमारे अंदर ऐसी क्या ही प्रॉब्लम है। सो इन स्पाइट ऑफ बिकमिंग डेफ, है ना, डेफ होने के बावजूद एवलिन वॉज डिटर्मिन्ड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ। मतलब एवलिन वॉज लाइक कि मुझे तो एक आम जिंदगी ही जीनी है। शी वॉज अ फाइटर, वो एक फाइटर थी, एंड ड्यू टू हर डिटर्मिनेशन और अपने दृढ़ निश्चय और कड़ी मेहनत के वजह से ही शी मैनेज टू डिफीट हर फिजिकल डिसेबिलिटी। अपनी फिजिकल डिसेबिलिटी को डिफीट करने में वो सक्षम थी, अदरवाइज वो नहीं कर पाती। डिटर्मिनेशन, विल पावर ही चाहिए होता है, यहां से स्ट्रांग होना चाहिए बंदा। शी वॉज एनकरेज्ड बाय रॉन फॉर्ब्स, और रॉन फॉर्ब्स ने उसको काफी एनकरेज किया। वो एक पर्क्यूशनिस्ट थे हु स्पॉटेड हर पोटेंशियल, जिन्होंने उसका पोटेंशियल देखा कि भाई कोई बात नहीं तो ऐसा कर, अपने बॉडी पार्ट्स का यूज कर वाइब्रेशंस को फील करने के लिए। शी लर्न्ड टू सेंस म्यूजिक थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसने सीखा म्यूजिक को सेंस करना अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट से, एंड ओपनड हर माइंड एंड बॉडी टू वाइब्रेशंस, और अपना माइंड और अपना बॉडी जो है वो वाइब्रेशंस के लिए ओपन किया। ओपन किया एज इन छोड़ दिया फ्री कि जो फील हो रहा है वो फील करेगी एंड देन समझेगी, है ना। शी कुड फील हायर ड्रम्स फ्रॉम वेस्ट अप एंड जाइलोफोन म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स। तो उसने देखा कि भाई मैं क्या कर सकती हूँ, हायर ड्रम्स को अपनी वेस्ट अप से फील कर सकती हूँ, एंड जाइलोफोन को म्यूजिक थ्रू हर फिंगर टिप्स से फील कर सकती हूँ। शी यूज्ड टू रिमूव हर शूज ऑन द वुडन फ्लोर्स, और वो वुडन फ्लोर्स पे अपने जूते उतार दिया करती थी। शी वॉज द मास्टर ऑफ 1000 इंस्ट्रूमेंट्स, और कहीं ना कहीं बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स थे जो वो बजा लेती थी, एंड वाज मोस्ट सॉट आफ्टर एज अ मल्टी पर्क्यूशनिस्ट। और भाई बहुत ही बड़ी लेवल पे वो एक, हम बोल सकते हैं, एक मल्टी पर्क्यूशनिस्ट जो है वो बन गई थी, जिसको सब लोग देखते थे और सब उसके जैसा बनना चाहते थे। यस और नो, हाँ या ना? यस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट अ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ संतोष यादव। संतोष यादव का आपको एक ब्रीफ कैरेक्टर स्केच लिखने के लिए बोल दिया, कैसे लिख सकते हैं? संतोष वॉज बोर्न इन जुनियावास विलेज इन हरियाणा, जुनियावास गांव में उनका जन्म हुआ था हरियाणा में। शी वॉज द ओनली सिस्टर ऑफ 5 ब्रदर्स, 5 भाइयों के बाद एकलौती बहन हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष, लड़की को संतोष नाम इसलिए दिया गया था जिसका मतलब है कंटेंटमेंट। शी बिगैन लिविंग लाइफ ऑन हर ओन टर्म्स, अभी वो अपने मतलब पे जिंदगी जीती थी, मतलब ये था कि भाई मैं अपने टर्म्स पे जिंदगी जीऊंगी, मैं नहीं सुनूंगी किसी की, हमेशा से स्टार्टिंग से। वेयर अदर गर्ल्स वोर ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस, संतोष प्रेफर्ड शॉर्ट्स। अब दूसरी लड़कियां ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, वो शॉर्ट्स पहनती थी। संतोष डिड नॉट यील्ड टू द ट्रेडिशंस, बोले वो उसने नहीं मानी भाई, ट्रेडिशंस वगैरह कुछ नहीं माने उसने। इन ऑपोजिशन टू हर फैमिली शी एनरोल्ड हरसेल्फ इन अ स्कूल इन दिल्ली, और अपने माँ बाप की सुनी भी नहीं और अपना एडमिशन जो है दिल्ली के स्कूल में करवा लिया। बोले देना है तो पैसा दो वरना मत दो, मैं पार्ट टाइम जॉब करके कमा लूंगी। सो शी पोलाइटली इन्फॉर्म्ड देम ऑफ हर प्लान्स टू अर्न मनी बाय वर्किंग पार्ट टाइम। उसने बोले ठीक है आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, अदरवाइज मैं करूंगी फिर ये सब, ठीक है। दिस शोज दैट, ये दिखाता है कि शी वॉज अ डिटर्मिन्ड चाइल्ड, की बहुत ही डिटर्मिनेशन वाली वो लड़की थी। शी डेवलप्ड द लव फॉर माउंटेनियरिंग, और धीरे धीरे करके उसने उसके अंदर एक प्यार जो है माउंटेनियरिंग को लेके, पहाड़ चढ़ने को लेके डेवलप होता गया। शी सेव्ड मनी एंड एनरोल्ड हरसेल्फ इन कोर्स ऑफ माउंटेनियरिंग। अब उसने क्या किया, कुछ पैसा बचाया और अपने आप को एनरोल कर लिया माउंटेनियरिंग के कोर्स में। शी स्केल्ड माउंट एवरेस्ट ट्वाइस, 2 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ी वो, 2 बार, ट्वाइस। This is the achievement of her heroic character, and she threatened her parents that she would never marry if she would not get a proper education. साथ ही साथ उसने अपने मम्मी पापा को धमकाया, धमकाया मतलब डराया। बोले देखो अगर मैं ना कभी भी शादी नहीं करूंगी अगर मेरी एजुकेशन पूरी नहीं कराओगे तो, मतलब जिद हो तो ऐसी हो वरना ना ही हो, है ना। ये स्कूटी बाइक के लिए जिद करने वाले बच्चे कि नहीं मेरे को स्कूटी दिलाओ वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा, मेरे को बाइक दिलाओ नहीं मैं खाना नहीं खाऊंगा, मुझे जूते दिलाओ खाना नहीं खाऊंगा, मैं ये फोन दिलाओ मैं खाना नहीं खाऊंगा। मत खा भाई खाना, भूखा मरता तो सब खाएगा, समझे। खाना नहीं खाऊंगा, खाना नहीं खाऊंगा, बस माँ बाप का दिल थोड़ा सा ऐसा होता है, पसीज जाता है, सब खा लेता है खाना, सब खा लेते। धमकियां देते हैं बच्चा आजकल, मुझे फोन दिलाओ। भाई बच्चे फांसी ही खा रहे हैं, क्यों? मम्मी पापा ने फोन दिलाने से मना कर दिया, मेरा फोन छीन लिया इसलिए फांसी खा ली। काहे के बच्चों भाई तुम,
मतलब छोड़ो, देखी मैंने भाई 2-3 न्यूज ऐसी देखी जिसके अंदर डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रेंज केस ब्रॉट टू द किंग एंड द किंग्स जजमेंट इन द किंगडम ऑफ फूल्स। अभी हमें ब्रीफ में बताना है वो एक अजीब सा केस जो आया जिसका जजमेंट किंग को देना था हमारे चैप्टर इन द किंगडम ऑफ फूल्स से। सो इन द किंगडम ऑफ फूल्स अ थीफ ब्रोक इनटू मर्चेंट्स हाउस। एक जो चोर है वो घुसा मर्चेंट के घर में। ही मेड अ होल ऑन अ वॉल, और उसने दीवार में एक छेद करा एंड स्नीक्ड इन, अंदर घुसा while he was carrying out his loot, और जब वो लूट रहा था the wall of the old house collapsed, तो पुराना घर था, दीवार गिर गई, उसके सर पे गिरी और मर गया। his brother ran to the king and complained about the same, उसका भाई गया राजा के पास और उसकी कंप्लेन कर दी कि भाई देखो राजा जी ऐसे ऐसे है, बहुत ही स्ट्रांग बॉल थी है ना, और मेरा भाई मर गया। so the owner shifted the blame over to the bricklayer, तो ओनर ने ब्लेम डाल दिया, बोले सर मेरी क्या गलती है, तो जिसने दीवार बनाई उसकी गलती है। So the bricklayer held a dancing girl responsible for distracting him. अब bricklayer वाला बोला कि भाई मेरी क्या गलती है, मैं तो एक वो नाचने वाली लड़की को देखने में डिस्ट्रैक्ट हो गया, नहीं बना पाया। डांसिंग गर्ल ने अपने आप को सेफगार्ड करते हुए बोला कि भाई वो एक गोल्ड स्मिथ था जिसने मुझे बहुत एक्सक्यूज लगाए, बार बार मुझे बुला रहा था कि तुम्हारी ज्वेलरी अब बनेगी, मैं तो इसलिए वहां पे कर रही थी ये सब। गोल्ड स्मिथ ने ब्लेम किया क्लाइंट को, अमीर क्लाइंट को, जो बार बार क्या कर रहा था है ना, who in turn blamed his dead father who had constructed the house, जिसने बोला कि अरे ये तो मेरे डेड फादर है जिन्होंने घर बनवाया, उनकी वजह से ऐसा हुआ। so the king and his minister decided, तो किंग ने और मिनिस्टर ने डिसाइड किया कि since the rich man's father had died, क्योंकि उस अमीर आदमी का पिता मर गया है, he should be executed in his father's place, तो अभी पापा मर गए तो बेटे को सजा मिलेगी, ये बोला उन्होंने। for this purpose, इसीलिए a new stake was ordered but the rich merchant was too thin to fit the stake, तो अब उसमें वो आ ही नहीं सकता था, वो मर्चेंट का बेटा जो था वो तो भाई उसके लायक ही नहीं था, वो बहुत पतला था उस स्टेक के अकॉर्डिंग। सो द डिसिपल वाज अरेस्टेड टू एग्जीक्यूशन एज ही कुड फिट द स्टेक प्रॉपर्ली, इसीलिए उस डिसिपल को लाया गया जो उसके अंदर काफी अच्छे से फिट हो गया, क्योंकि खा खा के मोटा हो गया था। क्या हो गया था बच्चों? खा खा के मोटा हो गया था, इसीलिए अब उसको तो वहां पर ला नहीं सकते थे। ठीक है, चलिए ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त हो जाएगी। एंड द स्प्रिंग सीजन इज अ फेस्टिव सीजन दैट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। द लॉस्ट चाइल्ड, राइट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ द स्ट्रेंजर हु ट्राइड टू सूद एंड हेल्प द लॉस्ट चाइल्ड। स्क्रीनशॉट ले लेना इसका कि स्ट्रेंजर जिसने मदद की है ना। स्प्रिंग सीजन जो है एक फेस्टिवल का सीजन होता है जो लोगों को एक साथ लाता है। लॉस्ट चाइल्ड के अंदर हमें लिखनी है क्वालिटीज उस स्ट्रेंजर की जिसने उस बच्चे को प्यार किया और उसको काम डाउन करने की कोशिश की। ठीक है, तो अभी हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको करना चाहिए। एंड यस, ये थी हमारी बच्चों आज की क्लास। अब आपकी मुलाकात होगी हमसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।